The course of Fundamentals of Programming. Let's start our lecture number 1. In the lecture number 1, we are going to study what actually computer is, how computer perform different operations, how many different devices we can use with the computers understand which type of languages, and what actually these programs and programming is. Let's start with the what is computer. Computer is actually a device which can perform different logical decisions, logical operations, like for example calculating something, performing some addition, some subtraction, or any other kind of big decisions like weather forecast or any other. The set of instruction which used to perform these functionalities are actually called the programs. Computer has main two parts or two components, that is हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. हार्डवेयर कंपोनेंट में आपकी वो डिवाइसेस या वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं एंड विच इज़ डायरेक्टली अवेलेबल टू यू. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका CPU, आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वो सारी मशीनरी, वो सारी इक्विपमेंट जो इकट्ठे मिलकर एक कंप्यूटर का काम कर रही होती हैं. Second thing is the software. Software is actually the programs, the instructions which make these hardwares to run according to your task or your requirement. हम अपने कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाह रहे हैं, हम उस इक्विपमेंट से, उस मशीन से जो भी काम करवाना चाह रहे हैं, वो हम अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करवाते हैं जो हमारे इन हार्डवेयर्स के ऊपर रन करते हैं. कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली 6 लॉजिकल यूनिट्स या 6 आपके पास यूनिट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं. द फर्स्ट लॉजिकल यूनिट इज़ द इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट इज़ एनी यूनिट विच इज़ हेल्पफुल टू प्रोवाइड इनपुट टू योर कंप्यूटर्स. कोई भी ऐसी आपके पास डिवाइस जो ऐसा उस आपके कंप्यूटर को कोई भी डाटा देने का काम कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट यूनिट. आपके वो सारे के सारे यूनिट्स जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके प्रोसेस के बाद आपका कंप्यूटर आपको कोई रिज़ल्ट शो कर रहा है, आपको वापस कोई चीज़ दे रहा है, तो वो जिन यूनिट्स के थ्रू आपको वापस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट यूनिट्स, लाइक योर स्क्रीन, प्रिंटर, कंट्रोल और एनी अदर डिवाइसेस. The third unit is the memory unit. Memory unit is the unit which we use to process our data. Now there is a little bit confusion for the students between memory unit and secondary storage unit. हमारे पास जैसे थर्ड नंबर पे मेमोरी यूनिट है और उसके बाद 6 नंबर पे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है. इसमें हमारे पास दो तरह की यूनिट्स की बात हो रही है. फर्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट. एक्चुअली योर मेमोरी यूनिट इज़ योर रैम and the sixth storage unit is your hard disk. You can relate it with with example of your own handbook जो आप अपने notes के लिए use करते हैं. Sometimes we use it like for the temporary purpose and sometimes we use it for the full storage purpose. If I'm going to write anything on a whiteboard, then for the next write up I have to delete that whiteboard or clean up that whiteboard and then start writing it again. मेरे पास एक वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर मैं कुछ लिख रही हूँ और उसके बाद मुझे दोबारा उसको यूज़ करना है, तो मैं उसको मिटाकर दोबारा उसको यूज़ कर सकती हूँ. दैट इज़ माई मेमोरी यूनिट. दैट इज़ माई रैम जो आपके पास कम साइज़ में है, लेकिन वो एफिशिएंट किस लिहाज से है कि वो आपके पास रिमूवेबल है कि आप उसे डिलीट करके उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट आपके पास परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, लाइक योर हैंड बुक्स और योर नोट बुक्स, जिसके ऊपर हम एक कोई चीज़ लिख देते हैं तो हम उसे मिटाकर दोबारा उसकी जगह कुछ नहीं लिखते, बल्कि वो हमारे पास परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं. थर्ड इज़ आर ALU यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. आपके हर कंप्यूटर के अंदर मस्ट एक ALU यूनिट होता है जो सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर्स में ज़्यादातर काम मैथमेटिकली हो रहा होता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस की बेस पे हो रहा होता है. नाउ इफ़ यू आर रियली वरीड कि एक्चुअली वो कैलकुलेशंस क्या होंगी, हमें वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दोज आर सिंपली बेसिक मैथमेटिक्स लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन. तो आपके ये बेसिक कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं. आपके कंप्यूटर में ALU यूनिट ये काम करता है
जो आपके सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। नाउ कम टू द मेन प्रोसेसिंग यूनिट कि एक्चुअली सारी की सारी प्रोसेसिंग कौन करता है। तो वो आपके पास ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो आपके सारी की सारी प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होता है। Now let's talk about the different operating systems. What actually operating system is and how it evolves. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को रन करने में हेल्पफुल होता है। जब शुरू में कंप्यूटर्स ईजाद हुए और बनाए गए तब आपके पास इस टाइप के कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं थे जो आपके पास आपके उस मशीनरी को आपके सिस्टम को रन कर सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस क्रिएट की गई कि बजाय इसके कि हर दफ़ा मशीन को ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया जाए, हर बार दोबारा इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, तो उसकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो उसको प्रोसेस करने में हेल्प कर सकती हैं, जो डिफरेंट टास्क को एट अ टाइम करने में हेल्प कर सकती हैं, उनको स्टोर कर दिया गया किसी एक प्रोग्राम की फॉर्म में जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जो सिस्टम यूज़ किए जाते थे वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स थे। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिन आपके पास सिर्फ एक टास्क को अप्लाई करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल ऑपरेशंस को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है और ज़्यादा आपको अच्छी आउटपुट कम टाइम में प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आपके पास सिस्टम्स आए जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स है जिसमें ज़्यादा काम एक साथ किए जा सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर के अंदर मूवी भी रन कर सकती हूँ, मूवी रन करने के साथ मैं अपने साथ ब्राउज़र ओपन कर सकती हूँ और उसी के साथ ही साथ मैं कंपाइलर पे एक और प्रोग्राम लिख सकती हूँ। तो आपके पास ये डिफरेंट टास्क हैं जो आप अपने कंप्यूटर पे एक साथ कर सकते हैं। देन यू हैव सम टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हर प्रोसेस को हर टास्क को कुछ टाइम दे दिया जाता है ताकि किसी भी प्रोसेस को कम टाइम ना मिले। हर प्रोसेस अपने टाइम के लिहाज से अपने कंप्यूटर को अपनी यूटिलाइज़ करता है, हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करता है, सिस्टम को यूज़ करता है और उसके बाद वो अपने टाइम कंप्लीट होने पे अपनी सारे रिसोर्सेज दूसरे प्रोग्राम को शिफ्ट कर देता है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा सिस्टम हमारा कंप्यूटर रन करता है। हमारे पास कंप्यूटर में 3 तरह के कंप्यूटर्स मौजूद हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर जैसे आपका लैपटॉप, आपके घर में मौजूद एक सिस्टम, एक कंप्यूटर पर सिस्टम जो आपका एक पर्सनल यूज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में वो सिस्टम है कि जब आपके पास प्रोग्राम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जब आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप एक जगह पे हैंडल नहीं कर सकते, तो आप उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर हैंडल कर सकते हैं। थर्ड इज़ योर क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर आपके पास कंप्यूटिंग इज़ मेजरली लाइक कि आपके पास एक यूज़र है और दूसरा आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज़ कि जैसे आपके पास एक सर्वर है और आप अपना डेटा अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं और बहुत सारे आपके कस्टमर हो सकते हैं जो आपके रिसोर्स को यूज़ करके फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह सबको वो सेम डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सब बाकी के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आप क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की एग्जांपल बैंकिंग से ले सकते हैं कि जैसे बैंकिंग में सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है। आप किसी भी एटीएम पे चले जाएं, आप किसी भी ब्रांच पे चले जाएं, वो डायरेक्टली आपके सर्वर से डाटा लेते हैं और सर्वर से डाटा लेकर आपका काम हो जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारे टास्क हो सकते हैं जहां डाटा कॉमन है लेकिन उसे डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो सक किया जाना है। तो आप उसके डिफरेंट क्लाइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ पे डाटा मौजूद है वो आपकी सर्वर साइड हो जाएगी। आपके कंप्यूटर में डिफरेंट मशीन लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। मशीन मशीन एक्चुअली एक डिवाइस है, एक कुछ इक्विपमेंट है, कुछ एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको करंट सप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट सर्किट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसर्स मौजूद हैं। ये सारा का सारा आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन टास्क इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द मशीन टू वर्क अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स। हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जब मशीन से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है। जब भी आपने किसी से कम्युनिकेट करना होता है यू नीड सम लैंग्वेज। आपको कोई एक लैंग्वेज की ज़रूरत है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर पाएँ। हम एक ऐसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं ऐसे इलाके की जिसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान। हम अगर जापान जाते हैं तो हम जापान की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लेकिन हमने अगर उन लोगों से कम्युनिकेट करना होता है तो हम उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। अगर हमें
फर्स्ट मेथड कि हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ जापानीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर हम वो नहीं सीखना चाहते और वो हमारे लिए एक मुश्किल काम है, तो हम सेकंड स्टेप पे आ सकते हैं कि हम कोई ऐसी सिंबल सीख लेते हैं कि जिन सिंबल्स की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाएँ। कुछ मोटे मोटे वर्ड्स हम सीख लेते हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स सीख लेते हैं, और उन बेसिक वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम चाहते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ, तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे के सारे सिनेरियोज़ को कवर नहीं कर पाएगी। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप की क्या लैंग्वेज प्रोसेस हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हम कोई ना कोई इंटरप्रेटर यूज़ कर लें, कोई ट्रांसलेटर यूज़ कर लें। हम अपने साथ एक ट्रांसलेटर को हायर कर लेते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में एक बात कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक जापानीज़ से अपनी लैंग्वेज में पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये ट्रांसलेशन हमारा ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर इसको ट्रांसलेट करेगा उनकी लैंग्वेज में। वो जो आंसर देंगे वो ऑब्वियसली जापानीज़ लैंग्वेज में होगा। हमारा ट्रांसलेटर उनका जवाब फिर हमें ट्रांसलेट करके हमें प्रोवाइड कर देगा और हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यूँ हमारे पास सारी की सारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल यही 3 स्कीम्स कंप्यूटर पे अप्लाई हो रही हैं। अगर हमने कंप्यूटर मशीन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, तो इसका मतलब है कि हमें मशीन की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। मशीन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक डिजिटल डिवाइस है, तो डिजिटल डिवाइस होने की वजह से वो 0 1 या फिर सिग्नल्स को समझ सकती है, दैट सिग्नल इज़ कमिंग, सिग्नल इज़ नॉट कमिंग, सिग्नल है, सिग्नल नहीं है, और उसके पीछे बेसिक्स पे वो सारी परफॉर्मेंस कर रहा होता है। अगर हमने कंप्यूटर को ये समझाना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 नंबर्स को प्लस करना है, तो हमने उसको 3 टास्क प्रोवाइड करने हैं। हमने उसे डाटा प्रोवाइड करना है, हमने उसे एडिशन समझानी है ताकि वो उसको परफॉर्म कर सके। ये परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 0 1 1 की फॉर्म में एक लंबी स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब वो जाके अंडरस्टैंड करेगा। सो मशीन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। लेकिन ये जितनी डिफ़िकल्ट है, ये मशीन के लिए समझना उतना ही आसान है, क्योंकि ये मशीन की लैंग्वेज है और मशीन इसको ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझकर इसके ऊपर एक्ट कर सकता है। सो ये ह्यूमन से दूर है और मशीन से करीब है, सो इट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट लैंग्वेज, जैसे हमने कहा था कि हम कुछ सिंबल सीख लेते हैं जापानीज़ से बात करने के लिए, बिल्कुल वही चीज़ जब कंप्यूटर्स पे अप्लाई की गई, तो आपके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट थे, जो बार बार मशीन को हमें बताने पड़ते थे, हमने उनको कहीं सेव कर लिया, उनकी नंबर्स को, उनके स्कीम्स को कहीं सेव कर लिया और उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ कर लिया। इस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर मशीन के साथ, लेकिन वो यकीनन किसी असेंबलर या फिर किसी ट्रांसलेटर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मशीन को फाइनली सिर्फ 0 1 या फिर कोई नंबर्स ही समझ आ सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मशीन से काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये ह्यूमंस के से सबसे ज़्यादा करीब है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपकी वो सारी की सारी मशीन्स आती हैं जिसमें हम आपके पास, ओके सॉरी फॉर दिस ओवरलैप, हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास वो सारे कोड हैं जो ह्यूमंस को समझ आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेस पे प्लस ओवर टाइम पे, तो ये सिंपल एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है जो इजीली ह्यूमन समझ सकता है। ये मशीन के लिए समझना मुश्किल है, तो मशीन इसके लिए कुछ कंपाइलर्स को यूज़ करेगी जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे ताकि मशीन इसको अंडरस्टैंड कर सके और इसके मुताबिक आगे काम कर सके। स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग होल एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आपके कंप्यूटर से कुछ भी परफॉर्म करवाने के लिए, कोई भी टास्क जो आपका कंप्यूटर आपके लिए परफॉर्म करे, उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का यूजेज है। प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मिलकर कोई काम करवा सकती हैं। आप इसके एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक छोटे बच्चे को सिखाना है कि 2 + 2 कैसे करते हैं, तो वो आप किस तरह सिखाएंगे। पहली इंस्ट्रक्शंस उससे कहेंगे कि आप 2 लिखो, फिर आप उसे कहेंगे प्लस का साइन डालो, फिर आप उसे कहोगे 2 लिखें,
2 लिखने के बाद वो दोबारा उसके आगे इक्वल का साइन डालेगा और इक्वल का साइन डालने के बाद उसे फिर आप कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे कि वो 2 और 2 को प्लस करे और जो भी उसका आंसर आया है वो उसके इक्वल के बाद लिख ले। ये सारा स्टेप्स करने के बाद वो अपना एक टास्क कंप्लीट कर सकेगा, अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम जब अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम उसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हमारी वो इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी इकट्ठे मिलकर एक फुल प्रोग्राम क्रिएट करती हैं। A computer program is a collection of instructions that performs a specific task when executed by a computer. Programming involves the creation of series of lines called code, which a program executes. The lines comprises a program. आपके पास वो सारी इंस्ट्रक्शंस जिन्हें लिखकर आप मिलाकर एक प्रोग्राम बनाते हैं वो आपके पास कोड कहलाता है। हम उस कोड को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू एक्चुअल में हम अपने कंप्यूटर से कोई एक टास्क या फिर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग की डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में हमारे पास 2 मेन लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर्स कंसीडर किए जाते हैं। एक आपके पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड द सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। A procedural programming language is a language which follow a procedure, means step-by-step instructions given by the program. These languages are also known as top-down languages. Most of the procedural languages are built earlier like C, Fortran, COBOL. आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस जो इनिशियली क्रिएट की गई थी वो इसी बेसिक्स पे की गई थी कि आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और उनको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। सारी की सारी प्रोसीजर लैंग्वेजेस इसी बेस पे काम करती हैं कि किस तरीके से किस फ्लो में उन इंस्ट्रक्शंस को चलाया जाए कि वो एक टास्क परफॉर्म कर सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया गया कि सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हमारी कम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल लाइफ को हैंडल नहीं करता। कम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल लाइफ इससे ज़्यादा है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइम पे काम कर रहे होते हैं और सारे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं। हर हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, अपनी कोलैबोरेशन होती है। कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट डील कर रहा होता है और किसी ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट डील कर रहा होता है। जैसे अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट आप हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका कंप्यूटर या फिर आपका वो मोबाइल है जिसके थ्रू आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। आपकी डिफरेंट कोलैबोरेशन है बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली आप जहाँ पे बैठे हैं उसके साथ आपकी कोलैबोरेशन है। आपके रूम में कोई और पर्सन अवेलेबल है तो आपकी उसके साथ इंटरेक्शन है या फिर कोलैबोरेशन है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक प्रोसीजरल लैंग्वेज, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस काफ़ी नहीं होगी। जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ काफ़ी कम्प्लेक्स है तो उसके लिए हमें कोई कम्प्लेक्स या फिर एक डिफरेंट मैकेनिज़्म चाहिए इस तरह के सिनेरियोज़ को हैंडल करने के लिए, जिसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सॉल्व किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सारी डिटेल्स आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के कोर्स में कवर करेंगे। इस कोर्स में हमने प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सेम रहेंगी थ्रू आउट, चाहे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ करें, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करें या फिर जेनेटिक प्रोग्रामिंग की तरफ आप मूव कर जाएं। कोई भी आपके पास प्रोग्रामिंग स्टाइल होगा लेकिन प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सेम रहेंगी जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। हमारे पास जो हम इस कोर्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों ने सेलेक्ट की है दैट इज़ C++ लैंग्वेज। हम C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली जब हम अपने कंप्यूटर से ये काम करवाना चाह रहे हैं तो उसको हर बार सेम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बार बार गाइड करना हमारे काम को प्रोलॉन्ग कर सकता है और ज़्यादा हमारे कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग को स्लो कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अभी यूनिवर्सिटी का एक कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी कोर्सेज़ को दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूँ, दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दूँ तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत हेक्टिक होगा और मेरे लिए भी बहुत हेक्टिक होगा। सिमिलरली अगर हर न्यू क्लास में अगर मैं पिछली सारी क्लासेस को रिवाइज़ करना शुरू कर दूँ या सारी क्लासेस को दोबारा रिपीट करूँ तो मुझे उतना टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू लर्न दैट।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं, बहुत सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस जो हमने बार बार यूज़ करने होते हैं और उनको यूज़ करते हुए हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किसी लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करें, आप किसी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अपने इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट बुक्स ले लेते हैं और उन बुक्स से आप हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से आप अपना एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो आपके बेसिक इंस्ट्रक्शंस और बेसिक सारी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं। वो हम सिर्फ अपनी प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और इंक्लूड करने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें उन्हें बार बार दोबारा से लिखना या दोबारा से उसे री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम अपने न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आपके पास recent trend is object technology. Object oriented technology is your new trend with respect to your software और प्रोग्रामिंग ट्रेंड्स। ऑब्वियसली द रीज़न इज़ द सेम जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही। हमारे पास रियल लाइफ इज़ मोर कम्प्लेक्स, रियल लाइफ इज़ मोर टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, इट्स मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारे पास रियल लाइफ में हर चीज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो रही होती है। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, आपने कोर्स स्टार्ट किया, आपने एडमिशन लिया एंड सो ऑन, डिफरेंट प्रोसेस से एक आप गुजरे हैं। तो आपकी सारी लाइफ, आपका सारा सिस्टम, आपका सारा फ्लो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से इफ़ आई एम अ टीचर, आई एम एन ऑब्जेक्ट। मेरे पास मेरी लाइफ के सारा सिस्टम, मेरी सारी फंक्शनैलिटीज़, मेरी सारी ऑपरेशंस मेरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हैं। बीइंग टीचर मुझे क्या परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, किसके साथ परफॉर्म करना है एंड सो ऑन। साइमल्टेनियसली एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, सिमिलरली आप एक फ्रेंड हैं, सिमिलरली आप एक साइमल्टेनियसली आप एक दोस्त होने के साथ साथ आप सन है, आप आपके कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट रोल्स में होते हैं और उसके रिस्पेक्टिव आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और वो ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट अब यूज़ किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। Okay, how to now start with the C++ or C++ programming. C++ superset of C developers जो आपके पास बेल लैब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सी वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस की गई थी और ये उसका सुपरसेट है। सी में बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे परफॉर्म, बहुत सारे ऑपरेशंस को पहले से क्रिएट कर दिया गया है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो बहुत पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं और उनकी हेल्प से अब कुछ और फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करके C++ को क्रिएट किया गया है। हम C++ के थ्रू लर्निंग क्यों कर रहे हैं? हम C++ के लर्निंग के थ्रू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये ज़्यादा पावरफुल है, लाइक सी लैंग्वेज के बाद जो मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस में पावरफुल कंसीडर की जाती है, दैट इज़ योर C++ लैंग्वेज। हमारे पास डिफरेंट और हाई लेवल लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं जैसे फोर्ट्रॉन, कोबॉल, पास्कल, पाइथन एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस। हम उन लैंग्वेजेस को भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इन सारी की सारी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, तो लैंग्वेज सिलेक्शन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इज़ नॉट द की पॉइंट। मेन अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की करनी है कि किस तरीके से एक प्रोग्राम काम करता है, बजाय इसके कि ये अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस काम करती हैं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज लैंग्वेजेस का स्टाइल सब में सेम यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास इंग्लिश में जिस तरह ऑब्जेक्ट, नाउन्स, प्रोनाउंस, प्रोवर्ब्स ये सारे कुछ होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन्हीं के इक्वलेंट हमारे पास उर्दू लैंग्वेज में होते हैं, जिसमें हम लोग के पास इफ़ आई डू रिमेंबर करेक्टली इसम, जगह एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे बिल्कुल सेम ट्रांसलेशन में होता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम लोगों ने सिर्फ एक लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज ट्रांसलेट करना होता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सारी लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट सेम यूज़ होता है।
Now come to the elements of structured programming. In element First element of the structured programming is the sequence. आप जब भी कोई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है टू परफॉर्म अ टास्क। आपके पास सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए, वो इस बात की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपकी उन इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब यही है कि किस तरतीब से आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस रन होंगी, पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन रन होगी, उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन रन होगी और उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन रन होगी। उसके बाद आपके पास उस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है, दैट इज़ सिलेक्शन और कंडीशनल। समटाइम आपके पास ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सीक्वेंस ज़रूरी हो, बल्कि समटाइम आपके पास कुछ डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट क्योंकि स्टेटमेंट्स को रन करना होता है, तो उसके लिए हमें पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस प्रॉब्लम की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स सपोज वन ऑफ द एग्जांपल इज़ सिंपली द पास फेल। अगर एक स्टूडेंट पास है तो उसके लिए हमने डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करनी है, अगर वो स्टूडेंट फेल है तो उसने डिफरेंट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। तो उसके पास कुछ सिलेक्शन या कोई कंडीशनल क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस के ऊपर वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा एंड देन अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ पहुंचेगा। थर्ड आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आपके पास आता है, दैट इज़ आइट्रेशंस। आइट्रेशंस का मतलब है कि सम टाइम कुछ सिचुएशंस में हमें एक ही टास्क, एक ही काम बार बार परफॉर्म करना होता है। वी वांट टू रिपीट सम स्टेटमेंट्स, वी वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट की बजाय पूरा एक स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है, जो एक कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है, हमने उसको रिपीटेटिवली रन करना है, हमने उसको बार बार रन करना है। वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास आइट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, जिनमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स आ जाते हैं, लाइक वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड some other loops. The last instruction is the recursion. Recursion is the same thing to repeating a process but calling by itself. समटाइम हम लोग के पास एक प्रॉब्लम का सलूशन उसी के अंदर मौजूद होता है, कि जैसे हम कह सकते हैं कि आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आता होगा। वी नो दैट 4 factorial is equal to 4 multiplied by 3 factorial. Simultaneously, we know that 3 factorial is equal to 3 multiplied by 2 factorial, and 2 factorial is equal to 2 multiplied by 1 factorial. So by using this process, we can deep down in the basics of in the base of any problem, and we can solve that problem using recursion. There are some other elements of the structure programming like subroutines and blocks. Subroutines means, for example, we have a code instruction and then we have the nested code. हमारे पास कुछ कोड है और उस रूटीन के अंदर सब रूटीन होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको मेजरली एक काम करने के 8 स्टेप हैं, लेकिन हर स्टेप के अंदर फर्दर और कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जो उसको उस पर्टिकुलरली स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो आपके पास एक स्टेप के अंदर जब मल्टीपल स्टेप्स होंगे वो उसकी सब रूटीन्स कहलाएंगी। एक स्टेप के अंदर जो फर्दर सब स्टेप्स हैं, क्योंकि वो सारे के सारे उससे रिलेट करते हैं, तो अब उनको कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि वो एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है कि जो कंबाइन होते हैं, जो इकट्ठे यूज़ होते हैं, जो इकट्ठे एग्जीक्यूट होते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इकट्ठे का मीन का मतलब है कि वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे। और उन पूरे ब्लॉक का एक सिंगल पर्पस होगा फॉर परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क। Hardware trends. Every year or two the following approximately doubles. हर साल या फिर हर 2 सालों में ये चीज़ें तकरीबन डबल और इससे भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर जाती हैं। वन ऑफ द थिंग इज़ द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन विच टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स। हमारे रैम की कैपेसिटी हर ईयर डबल से ट्रिपल होती जा रही है। साइमल्टेनियसली हमारे पास द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, फॉर एग्जांपल द हार्डवेयर कैपेसिटी। आज से कुछ साल पहले जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें हार्डवेयर कैपेसिटी दैट वाज ऑलमोस्ट दैट इज़ 500 GB, और जो अब सिस्टम्स आ रहे हैं दैट इज़ 1 टेराबाइट और द मोर। सिमिलरली द प्रोसेसर स्पीड, जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले तक जैसे हम पेंटियम्स में काम कर रहे थे, और अब विद इन 10 ईयर्स हम लोगों के पास i7 i9 तक अवेलेबल हैं।
अब हम बात करते हैं अबाउट द कंपैरिजन ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। हम सी प्लस प्लस को क्यों कवर कर रहे हैं और सी को कवर क्यों नहीं कर रहे। एक्चुअली द सी प्लस प्लस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सी। इट मीन्स कि सी प्लस प्लस के अंदर वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं जो सी के अंदर हैं। The most important element added to C to create C++ concern classes, objects and object-oriented programming. C के अंदर ही ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि जिसके थ्रू C++ ओरिजिनेट हुई है। C++ was originally called as C with classes. इम्प्रूव्ड अप्रोच टू इनपुट आउटपुट एंड राइटिंग कमांड्स। हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें सी प्लस प्लस में इम्प्रूव्ड एंड ईजी कमांड्स प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कोई कीबोर्ड से इनपुट लेना, स्क्रीन पे कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना। इसके लिए जो कमांड यूज़ की गई हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर ज़्यादा ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू सी। थ्रू दिस पिक्चर यू कैन ईजिली सी दैट सी प्लस प्लस इज़ अ बिगर साइकिल। हमारे पास एक बड़ा साइकिल है सी प्लस प्लस का, जिसके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूडेड हैं जो सी के अंदर हैं, प्लस उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो हमारे यूज़र्स के लिए एज़ वेल एज़ प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा ईजी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं टू प्रोग्राम। तो हमारे लिए ये सिस्टम ज़्यादा आसान बना दिया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग सी प्लस प्लस। सी के अंदर जितने फंक्शनैलिटीज़ थे वो सारी की सारी जो उनकी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल थे वो सारे के सारे सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं विद दी सम एक्सटेंशंस। उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और वो सारे के सारे ओरिजिनल फीचर्स भी एज इट इज़ भी पार्ट बना दिए गए हैं सी प्लस प्लस के। तो अगर कोई काम हम पहले सी में कर रहे थे तो वो ईज़िली सी प्लस प्लस के अंदर भी रन हो सकता है, और अगर हम जो कोड सी प्लस प्लस के अंदर बनाएंगे उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप कोई हायर लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो हायर लेवल लैंग्वेज या जो आपके पास न्यू मॉडल है, जो आपके पास लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग में आपके पास न्यू वर्जन है, उस न्यू वर्जन का कोड कभी पुराने वर्जन में नहीं चल सकता। रीज़न क्या होती है? रीज़न यही होती है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा फीचर्स पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं होते। तो अगर हम नया कोड पुराने वर्जन में चलाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो एरर देगा। लेकिन अगर हम कोई पुराना कोड नए वर्जन में चलाने की कोशिश करेंगे तो मेजॉरिटी चांसेस हैं कि वो उसको रन कर लेगा। देयर माइट बी सम काइंड ऑफ ट्रांसलेशंस रिक्वायर्ड, कुछ आपके पास इंटरप्रिटेशन, कुछ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होगी, कुछ कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड होंगी जो पुराने वर्जन से नए वर्जन में कन्वर्ट कर देती होंगी, लेकिन वो चल जाएगा, वो उससे प्रॉपरली वर्किंग में होगा। लेकिन वाइस वर्सा इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। Okay, let's talk about the most important thing is the phases of a C program development. जब भी हम लोग C या C++ प्रोग्राम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम, जिसको आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो प्रोग्राम आपकी कंप्यूटर पे रन हो सकेंगी। इसके अंदर सबसे पहला फ़ेज़ क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एडिट। एडिट फ़ेज़ के अंदर, एडिट फ़ेज़ के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? दैट इज़ एडिटर। हमें कोई ना कोई एडिटर, कोई टूल रिक्वायर्ड है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम या कोड को लिखेंगे। इस कोर्स के अंदर आप डिफरेंट एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेव सी प्लस प्लस या फिर विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस, या फिर आप अगर मैक के यूज़र्स हैं तो आप एक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल क्योंकि मैक में डेवलप हुआ है तो इसके लिए मैं एक्स कोड यूज़ करूँगी, बट लेकिन प्रोग्राम्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एडिटर इज़ द वन वेयर वी राइट द कोड। आपके पास जो भी कोड होगा, जो भी आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो आप अपने एडिटर के अंदर एडिट करेंगे, मीन्स टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसिंग के स्टेप के अंदर जो आपका प्री प्रोसेसर होता है वो आपके कोड को जो आपने एडिट किया हुआ है उसको प्री प्रोसेस करता है और उसमें बेसिक एरर्स चेक करता है। फॉर एग्जांपल कोई सिंटेक्स के एरर्स हों, कोई आपने मेजर मिस्टेक्स की हुई हैं फाइल क्रिएट करने में, प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, तो आपका प्री प्रोसेसर आपके पूरे प्रोजेक्ट को ओवरऑल चेक करेगा। देन जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपके पास सारा प्री प्रोसेस्ड कोड होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स कंपाइलर। कंपाइलर टास्क इज़ टू कंपाइल योर कोड। कंपाइलर आपके पास इसके सारे कोड को आपके डिस्क पे स्टोर करेगा और उसके अंदर सारे सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स एरर्स को चेक करेगा। ये टर्म्स आपके लिए न्यू होंगी, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएंगी। फॉर द टाइम बीइंग इट्स
only important for you is to understand कि compiler is your main thing which is converting your code to be readable by your machine. हमने कोड अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो हमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हमें समझ आती है, लेकिन हमने वो अपनी लैंग्वेज वो कोड रन करवाना है मशीन के ऊपर जिसको 0 1s की लैंग्वेज समझ आती है. तो हमारा कंपाइलर हमें हेल्प करेगा हमारा कोड ट्रांसलेट करने में. देन कम्स टू द लिंकर. लिंकर इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोड आपने लिखा है उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी जो इंस्ट्रक्शंस पहले से लाइब्रेरीज़ में सेव हुई हुई हैं. आपने उनकी डिटेल्स अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं की होगी. आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ सिर्फ किया होगा लेकिन उनकी डिटेल्स नहीं बताई होंगी क्योंकि वो डिटेल्स अवेलेबल होंगी टू द इंक्लूडेड लाइब्रेरीज़. उन इंक्लूडेड लाइब्रेरीज से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली वो लिंक होगा तो ही कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझ सकेगा कि उन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है या उन इंस्ट्रक्शंस के रिस्पेक्टिव क्या काम करना है. तो वो उसके साथ उसकी लिंकिंग करेगा एंड आफ्टर लिंकिंग दैट योर प्रोग्राम योर ऑब्जेक्ट इज़ देन लोडेड टू योर मेमोरी. हमने अपने कंप्यूटर्स के यूनिट्स में 6 लॉजिकल यूनिट्स में 2 यूनिट्स की बात की थी, दैट इज़ योर रैम एंड रोम. रैम वॉज अ टेम्प्रेरी यूनिट जिसमें आपका हर एक सॉफ्टवेयर रन होता है. आपका जो भी कोड है वो फाइनली लोड होगा रैम के अंदर ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके. आफ्टर द लोडिंग टू द रैम टू द मेन मेमोरी, उस मेन मेमोरी में लोड होने के बाद वो किसके पास चला जाएगा, CPU के पास चला जाएगा टू गेट एग्जीक्यूटेड. आपका प्रोग्राम CPU एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम द मेमोरी में से वो एग्जीक्यूट करेगा और जो भी उसकी आउटपुट जनरेट होती होगी वो पर्टिकुलरली आउटपुट जनरेट कर देगा. और इस तरीके से हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा बाय फॉलोइंग these 6 स्टेप्स. नाउ वी स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन. अब हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं कि हम लोग एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या पार्ट होंगे और हर पार्ट का क्या मीनिंग होगा. आपको किसी भी पार्ट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हर एक की डिटेल बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको समझाई जाएगी. हर एक पार्ट का अपना पर्पस है, हर एक पार्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है और इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं की जा सकती. हर लैंग्वेज के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने वर्ड्स होते हैं जिसको यूज़ करके एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की जाती है. जिस तरीके से अगर हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो हमारे उर्दू के कुछ अल्फाज होते हैं. व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश तो सो वी हैव सम वर्ड्स बाय विच वी कैन कम्युनिकेट. इसी तरीके से आपके पास जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट अल्फाज हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट योर प्रोग्राम. ऐसे वर्ड्स जो पहले से प्री डिफाइंड हैं, जिनका एक ख़ास मतलब है, जिनका एक ख़ास मीनिंग और फंक्शनैलिटी है, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है. कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं. कीवर्ड्स कभी भी कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखे जाएंगे. कीवर्ड्स की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. कीवर्ड्स की डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में भी आपको बताई जाएगी. अभी हमारा मकसद है एक पूरे के पूरे प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन का ओवरऑल अंडरस्टैंड करना कि इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ कहाँ और किस वजह से लिखी जाती है. जब भी आप अपना प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये चीज़ एक ज़रूर आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे. आपका प्रोग्राम उन फंक्शंस को रन करेगा और हर फंक्शन के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे. जिस तरह आपके पास बहुत सारे एक प्रोग्राम में फंक्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं हो सकता. दैट इज़ कॉल्ड मेन फंक्शन. हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है. मेन फंक्शन ही वो एक्चुअल कोड होता है जिसको कंपाइलर रन करता है. कोई भी कोड अगर आपका मेन का पार्ट नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. वो अगर उसमें एरर्स होंगे तो आपका कंपाइलर एरर ज़रूर देगा लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका मेन का कोड एग्जीक्यूट होता है. कंपाइलर का टास्क ये है कि कंपाइलर आपके पूरे कोड को लाइन बाय लाइन रन करेगा लेकिन उसका स्टार्टिंग लाइन हमेशा फ्रॉम द मेन होगी. जहाँ आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा होगा वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा. जैसे अगर आप कोई टास्क करने बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, तो आपका पहला टास्क क्या होता है कि आप उससे रिलेटेड अपनी बुक्स, अपने नोट्स, अपनी रिलेटेड मटेरियल को अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं. मीन्स आप अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट अप करने लगेंगे तो हमारा पहला टास्क होगा अपने प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करना.
जैसे यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लाइन है, दैट इज़ हैश इंक्लूड iostream.h. iostream is the basic library that is defined with the words of input output stream. आपके कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होता है उसमें दो तरह की कम्युनिकेशन हो रही होती है। कुछ इनपुट डाटा उसके अंदर हम कंप्यूटर को पास कर रहे होते हैं और कुछ आउटपुट डाटा हमें वापस रिसीव हो रहा होता है। मीन्स हम कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल कुछ टाइप करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर उससे रिलेटेड हमें कुछ आउटपुट डिस्प्ले करता है। हैश इंक्लूड का मतलब है कि हम एक चीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करने लगे हैं। इंक्लूड एक कीवर्ड है तो इसके सारे वर्ड स्मॉल लेटर्स में हमेशा लिखे जाएंगे। हैश इंक्लूड, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स डाली जाएंगी। ये इसको लिखने का तरीका है। जिस तरीके से हर लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, इस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ रूल्स हैं, उनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को राइट अप करते हैं। iostream.h कि हमने एक लाइब्रेरी हैंडल कर ली है कि डाटा इंपुट कराने की और स्क्रीन पे लाने के लिए जो भी फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो भी फंक्शंस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट बन जाएं। देन कम टू यूजिंग नेम स्पेस std. यूजिंग इज़ ऑल्सो लाइक इंक्लूड, जैसे हम इंक्लूड कर रहे हैं उसी तरीके से हम कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और क्या यूज़ कर रहे हैं? नेम स्पेस। हेडर फाइल जिनके साथ डॉट एच होता है वो एक सिंगल हेडर फाइल होती हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। नेम स्पेस को आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इस नेम स्पेस में अवेलेबल हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसटीडी। तो हम उस एसटीडी की नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए शामिल कर लेते हैं। सो वी आर राइटिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आपके पास यूजिंग नेम स्पेस ये दोनों कीवर्ड्स हैं तो इसके सारे के सारे लेटर्स स्मॉल्स होंगे। आपकी हेडर फाइल का नाम भी std स्मॉल में है तो वो भी स्मॉल में लिखा जाएगा। नाउ कम टू योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, कोई भी फंक्शन बनाने के लिए आपके फंक्शन का हेडर होगा और फंक्शन की बॉडी होगी। फंक्शन के हेडर के अंदर इसकी डिटेल्स क्या हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हम लोग के पास अभी फ़िलहाल हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हर वर्ड के आगे अगर आपके पास ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुई है और क्लोज़ हुई है तो इसका मतलब है, ये इंडिकेशन है इस बात की कि ये एक फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एक ये फ़ंक्शन हमने क्रिएट किया, दैट इज़ इंट मेन। फ़ंक्शन की बॉडी बनाने का क्या तरीका है कि फ़ंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, फ़ंक्शन में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। उसके लिए आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जब करली ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी तो उसको क्लोज़ भी किया जाएगा। आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स को ओपन किया जाएगा उन सब ब्रैकेट्स को क्लोज़ करना ज़रूरी है। जैसे हमने ऊपर फर्स्ट हैश इंक्लूड के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट की थी और उस ब्रैकेट को क्लोज़ भी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने मेन फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए भी ब्रैकेट ओपन की है और फिर ब्रैकेट को क्लोज़ भी किया है। सिमिलरली जब हमने अपने पास उसकी बॉडी क्रिएट करनी है तो बॉडी के लिए भी हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट की है और बॉडी ख़त्म होने पे हमने ब्रैकेट एंड की है। हमने अब अपने प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी, एक कोई भी टास्क हमने अपने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना होगा, वो टास्क हमेशा इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाएगा। आप इन दोनों ब्रैकेट्स से बाहर कोई कोड नहीं लिख सकते। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन का हेडर, मेन फंक्शन के अंदर सारा का सारा कोड आप राइट अप करेंगे। आपके पास डिफरेंट टास्क्स होती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं करवाने के लिए। जिनमें से एक कॉमन जो सबसे ज़्यादा इजी इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ये करना चाहता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए, स्क्रीन पर कुछ भी आप अपने कंप्यूटर पे शो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है, दैट इज़ सी आउट। सी आउट इंस्ट्रक्शन के बाद आपको दो एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिसकी डायरेक्शन सी आउट की तरफ होगी। मींस उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसे आउट कर रहे हैं टूवर्ड स्क्रीन। तो आपके पास सी आउट कर रहे हैं, हम आउट कर रहे हैं किस चीज़ को? जो आपकी इन ब्रैकेट्स के बाद इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। दैट कैन बी आइदर स्ट्रिंग, दैट कैन बी आइदर वेरिएबल्स। क्या फ़र्क होता है उन स्ट्रिंग और वेरिएबल्स में, ये भी सारा हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे।
सो हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है दैट इज़ सी आउट, कि कुछ सी आउट करवा दो। क्या सी आउट करवा दें? कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सी आउट करवा दें स्क्रीन के ऊपर। एंड देन रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो मीन्स कि हमारे पास ज़ीरो का मतलब है कि कोई एरर नहीं आया, तो हमने वापस भिजवा दिया है। कंपाइलर जो इसको रन कर रहा था, तो कंपाइलर को हमने वापस भिजवा दिया है कि नो एरर आकर्स, और उसके बाद जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा एंड इट विल बी क्लोज्ड।